नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस बार हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद हैं। स्वागत है मेघनाद आपका चर्चा में। नमस्ते सर। और नमस्ते। इसके अलावा हमारे साथ हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन भी हैं। शार्दुल, आपका भी स्वागत। हेलो। और इसके अलावा साथ में हमारे संवाददाता बसंत कुमार भी हैं, पहले चर्चा में जुड़ रहे हैं। बसंत का भी स्वागत है। बसंत ने लगातार किसान आंदोलन जब से दिल्ली के इर्द गिर्द शुरू हुआ है तब से इस पूरे घटना की पूरे वाकये को कवर किया है और आप तक तमाम बसंत की रिपोर्ट्स, वीडियो रिपोर्ट्स पहुंची हैं, तमाम इंटरव्यूज भी पहुंचे हैं, आप लोगों ने उसको सराहा भी है। तो जमीन से जो ग्राउंड जीरो है वहां से जो सूरत हाल है, जो चीजें चल रही हैं, उस पर बसंत हमसे थोड़ा अपनी जानकारियां साझा करेंगे। तो जो चर्चा के विषय हैं उसके बारे में मैं चाहूंगा कि बस एक बार मेघनाद हमारे तमाम श्रोताओं को जानकारी दे दें और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, पहले तो मुझे काफी 2-3 लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि उनको मेरे जो हेडलाइंस पढ़ने की स्टाइल है वो बहुत पसंद आती है। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर अगर आपको फिर भी एंजॉयमेंट मिल रहा है तो बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। तो आज हम चर्चा हमारी फार्मर्स प्रोटेस्ट पर ही केंद्रित रखेंगे। फार्मर्स यूनियन ने टॉक शुरू कर दिए हैं सेंटर के साथ। 1 तारीख को एक राउंड हुआ और कल भी एक राउंड हुआ जो 7 घंटे तक चला। तो उससे भी कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आया। अभी तो खबर मिल रही है कि कुछ कल भारत बंद होगा, कॉल किया गया है। ट्रेडर्स यूनियंस ने भी ये फार्मर्स में प्रोटेस्ट में ज्वाइन कर लिया है। इसके बारे में आई थिंक बसंत भी हमको थोड़ा सा बता पाएंगे। और उनकी मांग तो यही है कि वो पूरे 3 लॉज स्क्रैप कर दे। पर अगर आपको एक उसके बारे में थोड़ा सा और न्यूआंस्ड ओपिनियन चाहिए तो मैं निधि ने इंटरव्यू किया था बलबीर सिंह राजेवाल जी के साथ। उन्होंने एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आधे घंटे में एक्सप्लेन किया है कि उनके एक्चुअली ऑब्जेक्शंस क्या है और वो क्यों मांग कर रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं। और वो मिनिस्टर्स के साथ टॉक्स में भी थे, तो इसकी वजह से उन्होंने ये भी बताया कि वो टॉक्स में क्या हुआ। तो आप जरूर वो इंटरव्यू देखिए। इसके अलावा और थोड़ी सी फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर ही डेवलपमेंट हुई। ये बिल्किस बानो जी जो है वो शाहीन बाग में जो दादी थी वो प्रोटेस्ट में शामिल होने की कोशिश कर रही थी और उनको रोक दिया गया। उनको डिटेन किया गया था और उनको जाने नहीं दिया सिंघू में। और फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बवाल भी हुआ कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के साथ कल। वो कंगना रनौत ने बहुत जैसे उनके स्टाइल में उन्होंने बहुत सारा बोल दिया इसके बारे में, तो दिलजीत दोसांझ ने पंजाबी में बहुत करारे जवाब दिए। तो वो भी एक वाकया हुआ। अमित शाह एग्रीकल्चर और रेलवे मिनिस्टर से मिले कल और आई थिंक कुछ निष्कर्ष निकालने की वो भी कोशिश कर रहे हैं। पर ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी इस मामले में कुछ कर नहीं पा रही है इस बार। तो फार्मर्स का एक और डिमांड है कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का ताकि ये 3 लॉज को स्क्रैप किया जाए। तो आई थिंक उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन हो रहे हैं। तो ऐसा वैसे तो लगता है वो होगा नहीं, बट देखा जाएगा क्या होगा। ट्विटर ने पहली बार अमित मालविया का एक जो ट्वीट था वो भी एक फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर ही उसने एक एडिटेड क्लिप डाला था। उन्होंने उसको मैनिपुलेटेड मीडिया करके टैग कर दिया था। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन शुरू था यूनाइटेड स्टेट्स में तो डोनाल्ड ट्रंप के जो भी मिसलीडिंग ट्वीट्स थे उसके अंडर उन्होंने मैनिपुलेटेड मीडिया की वार्निंग डाल कर रखी थी। तो अमित मालविया का जो कि वो बीजेपी आईटी सेल के जो हेड है उनके भी ट्वीट पर ये एक टैग लगा दिया गया। तो ये पहली बार हुआ है इंडिया में। तो इस पर भी थोड़ा सा अगर हमको समय मिलेगा तो बात करेंगे। क्या गजब की आयरनी है कि पहला जो शिकार हुए इसके वो अमित मालविया हुए, जो कि पहले इस पूरे खेल को बर्बाद करने में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नाम है। जी बिल्कुल।
मोदी जी काशी विश्वनाथ गए थे पिछले हफ्ते, और हमने एक एनएल प्राइम टाइम भी किया था मंडे को। तो मंडे को जो जोरों शोरों से फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू था, तो उसी दिन मोदी जी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने एक रिलीजियस रेव पार्टी भी ऑर्गेनाइज की थी। उसको क्या बोल सकते हैं, और तो वो थिरकते हुए नजर आए, तो वो हमारे मीडिया और चैनल्स को ऐसे भी बहुत अच्छा बनारस लगा। में और भगवान महादेव के दरबार में भांग और धतूरे की तो कोई है नहीं। तो वो एक क्लिप बहुत वायरल हुआ, वो कोई बालकनी में खड़े होके थिरकते हुए दिख रहे हैं और पीछे रेव पार्टी चल रहा है, तो वो देखने को मिला हमको। और न्यूज चैनल्स को बड़ा मजा आया, क्योंकि उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट को छोड़कर बस इसी पे कंसंट्रेट कर लिया। और हमने देखा, अतुल सर भी थे, शार्दुल भी था और बसंत भी था, सबने देखा वो कवरेज। एक तो प्रवचन चल रहा था हिंदी चैनलों पर बिल्कुल। तो। और एक वाकया हुआ कि वहां पर कोई वो लेजर शो देख रहे थे रात को, तो वो पूरा लेजर शो ही टेलीकास्ट कर दिया। मतलब वो ठंड से ठिठुरते हुए मोदी जी दिखाते थे और फिर लेजर शो दिखाते थे। तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो गई है मीडिया की। यूनाइटेड मीडिया की किंगडम सिचुएशन पे एक और हिस्सा हम लोग जो हम कवर करेंगे, जो कोशिश करेंगे इस बातचीत में, वो था कि किसानों के आंदोलन में बड़ी बुरी तरह से मीडिया के एक हिस्से पर किसानों ने भरोसा नहीं जताया और विश्वास जताया और उनको खदेड़ा। जी जी बिल्कुल, उस पूरे फिनोमेना पे बात करनी चाहिए। हाँ, इस पर भी आई थिंक बसंत ने भी एक इंटरव्यू किया है। वो गोदी मीडिया जो बोलते हैं, लोग बोल रहे हैं, तो क्यों उनकी नाराजगी है, उसके बारे में भी एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग सा एंगल है इसमें। यूनाइटेड किंगडम से एक न्यूज है, फाइजर बायोएनटेक जो वैक्सीन है वो क्लियर हो चुका है, और अगले हफ्ते पहला शॉट उसका लगेगा। तो उसमें भी डेवलपमेंट है वैक्सीन के सिचुएशन में। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी एक्चुअली 24 घंटे में अप्रूवल देने की बात की है, एफडीए को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करने की बात की है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी वैक्सीनेशन आई थिंक दिसंबर 3rd वीक तक शुरू हो जाएगा, ये खबर आ रही है। हमारे यहाँ पर फिलहाल ऐसा कुछ हो नहीं रहा है अभी तक, बट देखेंगे, हम इस पर भी थोड़ा सा ट्रैक करेंगे। एक थोड़ी सी दुख वाली खबर है, मुझे बुरा लगा बहुत। धर्मपाल गुलाटी जो एमडीएच के ओनर है, उनकी मौत हो गई। वो 98 इयर्स के थे, बहुत बहुत आइकॉनिक आदमी थे, और ऑब्वियसली हम सब बड़े हुए। तो मेरे दिमाग में यही आया कि बचपन से मैं इनके एड्स देख रहा हूँ टीवी पर, तो ऐसे लगता था कि ये कभी, एक तो बूढ़े ही थे तब से, अभी भी बूढ़े ही थे, पर कब इमॉर्टल से थे थोड़े से। तो उसमें एक चीज है, हमारे यहाँ एक परंपरा है, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की जो परंपरा है, उसमें जो, क्योंकि महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की ने 98 साल की एक बहुत भरी पूरी, बहुत ही समृद्ध जिंदगी पाई। और उसमें क्या है कि इस तरह के जब समृद्ध आदमी हर तरह से खुश होकर, और एक जिसको कहते हैं कि हर लिहाज से सुखी संपन्न आदमी जब विदा होता है, तो उस मौके पर गम नहीं मनाते, बल्कि खुशी खुशी उसको विदा करते हैं। जी, जिस मकसद से उस धरती पर आया था आदमी, वो उसमें काफी हद तक सफल रहा। और उसके बाद तो धर्मपाल गुलाटी को मुझे लगता है कि इसी नजरिए से याद किया जाना चाहिए। और उनका अपना खुद का जीवन जो है बहुत ही प्रेरक टाइप है, कि 98 साल, 1 साल पहले तक वो पूरी तरह से सक्रिय रहे, 97-98 साल की उम्र तक, और अपने खुद के सारे वीडियो, प्रमोशन वीडियो में पार्टिसिपेट करना, और तमाम चीजें हैं जिसके बारे में सीखा जा सकता है। और दूसरा है कि इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप जो है, तो हिंदुस्तानी वो उद्यमिता है, उसके बहुत बड़े प्रतीक हैं, तो उसलिए भी उनको याद किया जाना चाहिए। वही एक बहुत अच्छा एक इस पे कमेंट आया, और मुझे वही देखकर थोड़ा सा लगा कि किसी ने बोला था ट्विटर पे कि आज आपको इनकी सफलता आपके किचन में दिखेगी, हर घर में उनका एक फोटो होगा आज। तो मतलब आप सोच सकते कितनी बड़ी उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर शुरू की मसालों की, और इसकी तो ऑब्वियसली थोड़े से प्रेरक है ही। इसको इतिहास से और देखा जाए, जब क्योंकि मेघनाथ ने कहा तो मेरे दिमाग में अचानक से कौधा, इसको इस लिहाज से भी देखिए कि कितने लोगों की जिंदगी सुधार दी। वरना एक जमाना था कि मसालों के इस्तेमाल की प्रक्रिया हिंदुस्तान में बहुत जटिल है, उसको सिलबट्टे पर पीसने की जो प्रक्रिया थी और फिर इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया बहुत लंबी थी। उसको महाशय धर्मपाल गुलाटी के जो एमडीएच मसाले थे, उसने इतना सरल कर दिया
कि जो बैचलर्स लाइफ थी या दूर-दराज के या जो पलायन करने वाले थे, माइग्रेंट्स थे, उन सब के लिए उन मसालों का उनका इस्तेमाल कितना आसान कर दिया। जी बिल्कुल। मतलब गरम मसाला एक तरीके का बहुत इनोवेशन ही था। मतलब जो गरम मसाला हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक पैकेट में सबके पास अवेलेबल रखना ताकि आसानी से आप सब्जी बना पाए या फिर कुछ किसी में डाल पाए, वो एक ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका। एक आखिरी खबर ये आ रही है कि साइक्लोन बुरेवी 4 दिसंबर, मतलब आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 11:30 बजे 4 तारीख को, तो बोल रहे हैं कि लैंडफॉल होगा जिसका, तो केरला में रेड अलर्ट इश्यू किया गया है। तो उसके ऑरेंज अलर्ट कई जगह पे भी इशू किया गया है, तो फिर हम इसका भी ट्रैक रखेंगे। और कुछ शार्दुल, और कुछ ऐड करना है? मैं 2-3 चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ। जी जी। सबसे पहले जो एक मेरी नजर में मेरे रुचि का बहुत वो है, यूएन के चीफ ने एंटोनियो गुतेरेस ने ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने काफी मतलब ज्वलंत टाइप का है ये स्टेटमेंट कि पूरा मानव समाज प्रकृति पर एक आत्मघाती लड़ाई लड़ रहा है अगर हम इसी तरह जीते रहे तो। और बहुत जल्दी ही हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मैं पर्सनल कैपेसिटी में लोगों से हमेशा कहता रहा हूँ कि आपको कुदरत जिस दिन पलटकर थप्पड़ लगा देगी उस दिन पूरी कुदरत के साथ जो कुछ भी आज बुरा है उसमें एकमात्र योगदान सिर्फ और सिर्फ मानव जाति का ही है। बाकी तो सब उसके रिसीविंग एंड पे हैं। तो लोगों को वो जरूर देखना चाहिए, वो अवेलेबल है। दूसरा, एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है इस हफ्ते। उन्होंने कहा सीबीआई, ईडी, एनआईए और बाकी सब ये जो थानों में पूछताछ होती है वहां पर ऑडियो और वीडियो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए उनकी एंट्री एग्जिट और पूछताछ के समय, जिससे जो एक्सेस होती है, जो मारपिटाई और जितना भी पुलिस करती है वो कम हो। ये एक वेलकम स्टेप है। और एक आखिरी बात हमारी चर्चा के बारे में, चर्चा की रिपोर्ट आई एनुअल, और इस साल हमने यूनाइटेड किंगडम में 633, भारत में 268 और यूएस में 180% के सुनने वालों में इजाफा किया, और टोटल हमारे घंटे सुने गए 498% ज्यादा। तो सबको धन्यवाद जो भी चर्चा सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जो भी सुन रहे हैं उनका। और आप ये पॉडकास्ट जरूर शेयर कीजिए लोगों के साथ। एक्चुअली शुरू करने से पहले मैं अतुल सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। पिछले हफ्ते जो शंतनु जी आए थे हमारे पॉडकास्ट पर, तो हमको काफी उसके रिएक्शंस आए। एक तो गेस्ट के चॉइस के रिएक्शंस आए, कमेंट्स मिले, और ऊपर से उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की थी उस पर हमने भी इंटरनली भी काफी चर्चा की उस पर तो उसके आपके कुछ विचार और रिएक्शंस मैं सुनना चाहूंगा। मैं ये बेसिकली इसमें कोई बुराई नहीं है और हम तो हमेशा से बुलाते रहे। मतलब अब विचार ऐसा तो हमारे यहाँ न्यूज लॉन्ड्री पर कोई बंधन ही नहीं है। मतलब हर तरह के लोग आते रहे हैं। एक ही बंधन है कि वो पॉलिटिशियन नहीं होता। चर्चा या हफ्ता या जो भी हमारे पॉडकास्ट है, पॉलिटिशियन नहीं होते, लेकिन विचारों से जुड़े तमाम लोग। और कोशिश रहती है कि एकेडमिशियन हो, पत्रकार हो रहते हैं, तो वो उसमें कोई हमें गुरेज नहीं है और ना किसी तरह का हम लोग इसमें भेदभाव बरतते हैं। और सबके अपने अपने बायसेस हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, तो वो मेरे भी हैं और शांतनु के भी। शांतनु के साथ जो लोगों की प्रतिक्रिया आई, जो एक थोड़ी सी हमारे बीच में कहासुनी हुई, उसको लेकर काफी लोगों की प्रतिक्रिया आई, बहुत सारे व्यक्तिगत मैसेजेस आए, लोगों के मेल भी आए हैं। हम कोशिश करेंगे 1-2 मेल्स पढ़ने की उसमें। बेसिकली लव जिहाद और उसके इर्द गिर्द जो पूरा एक जो संवैधानिक उसमें जटिलताएं हैं और उसकी जो अनदेखियां हैं, उसके जो साथ जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उस पर हमारा एक मतभेद था और उसको लेकर हमारे बीच में थोड़ी सी तल्ख बातचीत हुई। और उसमें कुछ लोगों की ये प्रतिक्रिया है कि शांतनु ने उसमें उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तो मैं शांतनु के ऊपर छोड़ता हूँ, वो अपने लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात कहने के लिए या नहीं कहने के लिए। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसका हम पालन करते हैं और जिसको हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं। वो है कि हम किसी तरह की जातिगत या किसी धार्मिक जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली शब्दावली है उसका इस्तेमाल कतई नहीं करते, ना किसी को करने की इजाजत देते हैं यहाँ पर।
चर्चा में या किसी भी न्यूज लॉन्ड्री प्लेटफॉर्म पे, और ऐसा अगर कोई करता है तो उसको हम बीच में रोक भी सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है हमें। तो बस इतना ही कहना था मुझे मेघनाथ। और पिछले हफ्ते जो हमने बात की थी कि इसका लव जिहाद जो ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है उसका एक बहुत ही घिनौनी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, और उसका एक हमको आज ही एग्जांपल मिल भी गया है। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आया है कि लखनऊ में एक इंटरफेथ वेडिंग को पुलिस ने रोक दिया, और इसमें सबका कंसेंट था, सहमति से हो रही थी। जी बिल्कुल, सबका कंसेंट था, पर पुलिस वहां पर पहुंच गई। किसी हिंदू आउटफिट ने कंप्लेन किया उसके बाद, और वो शादी उन्होंने रोक दी, और इसके लिए उन्होंने वो ऑर्डिनेंस साइट किया है। अब आप देखिए सीधे सीधे कि ये सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का उल्लंघन है। बिल्कुल, संविधान कहता है कि आपसी सहमति से अगर अब इस तरह से अगर रोका जाए तो फिर आज की तारीख में शाहरुख खान से लेके शहनवाज हुसैन से लेके मुख्तार अब्बास नकवी सबकी शादियों पर को पुलिस जाके वो सवाल खड़ा कर सकती है। बिल्कुल। और तो उन्होंने बोला शॉर्ट साइटेडनेस है ना पूरी सरकार की, जिसको मैं पिछली बार भी कह रहा था कि ये जो बैंकरप्सी है आइडियाज की ना, वो आपको इस तरह के आत्मघाती विचार देती है। बिल्कुल। और वो एक्चुअली मैरिज रोका गया ये बोलकर कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए, जो कि लॉ में है। वही एक जो लॉ में एक सेक्शन है कि आपको अब ये कन्वर्जन करने के लिए नहीं, पर शादी करने के लिए भी अभी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। हम लोग सरकार से आदमी अपने निजी जीवन के लिए क्या क्या परमिशन लेगा? बिल्कुल, शादी जैसी चीजों के लिए परमिशन लेगा। बस अब खाना हवा पानी की ही बस कसर बाकी रह गई, और पानी और भी तो खरीद के पी रहा है। बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सा विषय है, हम लोग इस पर तो पिछले हफ्ते काफी चर्चा विस्तार से कर चुके हैं। क्यों ना हम सबसे पहले बसंत से थोड़ी सी जानकारी ले लें। बसंत, कल दूसरे दौर की बातचीत हुई सरकार और किसान नेताओं के बीच में, लेकिन कुछ खास हल निकलता नहीं दिखा। वो उस बातचीत प्रक्रिया आज भी जारी रहेगी। तो क्या वहां से निकल कर आया कल, कुछ थोड़ा सा जानकारी आप दे पाए? कल जो चर्चा हुई उसमें कुछ खास निकल के नहीं आया। जब वहां से किसान निकले बाहर तो हमारी कुछ किसान नेताओं से बात हुई, उसमें राकेश टिकैत थे और काका जी थे, शिव कुमार काका जी। हाँ। उन्होंने कहा कि सर, हमारी बस एक ही डिमांड है कि इन तीनों कानूनों को वापस लें और एमएसपी को लेकर एक कानून बनाए। सरकार हमें समझाने की कोशिश कर रही है, और कल 2 आश्वासन सरकार ने दिया है जो हमें काका जी ने बताया। एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये था कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप एसडीएम तक ही जा सकते हैं। उस पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम आगे बढ़ने की, मतलब सिविल कोर्ट जाने की इजाजत दे सकते हैं, मतलब उसमें बदलाव कर सकते हैं। दूसरा, एमएसपी को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन इन्होंने कहा, काका जी और तमाम किसान नेताओं ने, कि हम आश्वासन पे नहीं मानेंगे, हमें इस कानून को हटवाना है, तभी हम पीछे हटेंगे। अब अगली मीटिंग 5 तारीख को है, यानी कल है, और कल आंदोलन को बड़ा करने के लिए देश भर के हर गांव में, हर जिले में प्रधानमंत्री मोदी की, अडानी की, अंबानी की जो उद्योगपति हैं, इनके पुतले जलाने की तैयारी जो पूरे किसान यूनियन के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो अभी बातचीत किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। 7 घंटे 8 घंटे बातचीत तो हो रही है, लेकिन बेनतीजा जा रहा है, क्योंकि सरकार समझाने की कोशिश कर रही है और किसान समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि इसको हटाया जाए। तो एक तरह शुरू से डिमांड उनकी वही है कि इसको हटाया जाए। तो एक तरह का सरकार के रुख में थोड़ा लचीलापन तो दिख रहा है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जब बनारस में थे तब जो उनका स्टैंड था, और अब जो सरकार की स्टैंड आ रहे हैं, तो उसमें एक तरह का वो तो दिख रहा है। लेकिन किसान नेताओं की तरफ से कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं, वो बड़ी दिलचस्प है। मसलन कल जो विज्ञान भवन में बातचीत का दूसरा राउंड हुआ, उसमें हमने एक चीज देखी, और उस पर मैं मेघनाथ और शार्दुल के भी कमेंट चाहूंगा बसंत की बात। तो उसमें हमने ये देखा कि किसानों ने कहा कि हम अपना अनाज खुद लेकर आए हैं और हम अपना खाना खुद खाएंगे, हम सरकार का खाना नहीं खाएंगे। ये प्रतीकात्मक स्तर पर एक बड़ा संदेश देने के स्तर पर बड़ी चीज है कि वो किसान जो पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है और पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, उसके लिहाज से अगर इस तरह का मैसेज दिया जाता है कि हम अपना खाना खुद बनाकर खा सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं, बेहद कर सकते हैं, ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें किसानों को तो लग रहा है कि किसानों के अंदर भी एक बड़ी राजनीतिक चेतना और बड़ी रणनीतिक चीज चल रही है। बसंत, कौन लोग हैं जो इस तरह से इतनी बारीक चीजों की निगरानी कर रहे हैं? सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि जितने भी यूनियन के लीडर हैं वो एकदम पके हुए नेता हैं। आप देखिए, जिनका हमने इंटरव्यू किया वो महेंद्र सिंह टिकैत के समय के नेता हैं। उनको 50 साल हो गए किसानों की राजनीति करते हुए।
तो ऐसा कहना ये कोई ऐसे नहीं है कि, मुझे लगता है कि जो मंत्री उनके साथ बातचीत कर रहे हैं उनसे ज्यादा कुछ लोगों का इसमें किसानों को लेकर राजनीतिक करियर रहा है, तो ये पूरे तरीके से तैयार है। और खाना खाना एक वो है ना कि हम आपका नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, प्रतीकात्मक अपना विरोध है कि हम अपना खाएंगे, चाय भी अपना पिएंगे। तो ये किसान पूरी तैयारी के साथ और एक जानबूझ के, ऐसा नहीं कि अचानक से कोई ऐसा फैसला लिया जा रहा है। पिछली मीटिंग में भी यही हुआ था, जब वित्त मंत्री इन्होंने कृषि मंत्री ने चाय के लिए पूछा तो नाराज एक किसान नेता ने कहा कि आपका चाय हम नहीं पिएंगे, आप हमारे प्रोटेस्ट में आइए, हम आपको जलेबी खिलाएंगे। तो इस तरीके की बातें इसलिए की जा रही है कि सरकार पे मतलब एक तरीके से हर तरफ से प्रेशर बनाया जाए कि आप इस कानून को वापस लो। और ये सब एक प्रेशर बनाने का तरीका है कि हम आपका नमक नहीं खाएंगे, हम आपका सामान नहीं लेंगे। और मीडिया में भी एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि इतने मतलब किसान इतने आत्मनिर्भर हैं, एक तरीके से कहा जाए, और सरकार का नहीं ले रहे हैं, तो एक मैसेज भी जा रहा है बाहर। ठीक बात। मेघनाद और शार्दुल, आप लोगों की क्या राय है जो ये डाल डाल पात पात वाली रणनीति चल रही है? सर ये एक सीधी सी बात है कि हमको ये देखना चाहिए कि एक तो गुस्सा इस बात का तो है ही कि उसमें कुछ क्लॉजेस हैं जो कि फार्मर्स के अगेंस्ट जाएंगे, जैसे एमएसपी की बात है, पर ये जो कोर्ट नहीं जाने का जो क्लॉज है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी एक चीज वो लॉ में ये दिखाई देती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। जो इंटरव्यू किया था उसमें वो जो राजेवाल जी ने बोला कि इसका इफेक्ट अभी आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में अगर प्राइसेस कोलैप्स हो गई तो फार्मर्स ही नहीं पर उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, जैसे जो बिचौलिए बोलते हैं, उन्होंने ये इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन लिया कि बिचौलिया है बहुत सारे तो वो बोल रहे हैं कि इनको विलनाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली एक सर्विस प्रोवाइडर है। ये इनका भी काम है प्राइस डिस्कवरी करना, वो मंडी में जाकर वो इसको बेचना और फिर किसान को एक करेक्ट प्राइस देना, ये सब एक सर्विस है और इनकी भी जरूरत है ये पूरे इकोसिस्टम में। तो उनका तो नुकसान होगा ही, पर उन्होंने बोला कि कुछ 5 लाख मजदूर जो ये सामान निकालने का और ढालने का काम करते हैं उनको भी इफेक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि कुछ 6 लाख लोगों का वैसे ही जॉब चला जाएगा ये अगर प्राइसेस गिर गए तो, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इफेक्ट होगा उसकी वजह से। तो ये जो न्यूआंस है, ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बस किसान ही बोल सकते हैं और मुझे लगता है कि सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अब ये जो 7 घंटे मीटिंग चली कल, उसमें मुझे एक्चुअली पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली, पर मुझे लगता है कि इसी के बारे में काफी बातें हुई थी और किसान को इस बात का भी गुस्सा है कि ये आपने लॉ पास करने से पहले क्यों नहीं किया। ये जो आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से राज्यसभा में ब्लैकआउट करके वॉइस वोट में जो पास कर दिए ये लॉज, तो वो भी गलत था, वो बहुत ही गलत था और उसका भी गुस्सा है। तो अभी तक मुझे लगता है कि सितंबर में जो लॉ पास हुआ और अभी दिसंबर में है हम, तो उन्होंने ये 2-3 महीने के लिए उनसे बात करने की कोशिश की। वही राजेवाल जी वही बोलते हैं कि हमने 3 मीटिंग की एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ। और पंजाब में लगातार 3 महीने से पंजाब हरियाणा के किसान इंतजार अपने यहाँ लोकल लेवल पे प्रोटेस्ट करके वेट कर ही रहे थे। जी एग्जैक्टली और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम अनरीजनेबल तरीके से ये प्रोटेस्ट करने की बात की, दिल्ली चढ़ाई कर दी। जी ये एक बहुत ही एक्सट्रीम कदम ले रहे हैं क्योंकि बात भी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गई है अभी। और सरकार ने एक एक्सट्रीम पोजीशन के तहत राज्यसभा में एक चतुराई दिखाते हुए पास भी कराया, जिस तरह वो बहुत कोई संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं के तहत पास नहीं कराया था। जी बिल्कुल जी शार्दुल, देखिए मेन बात तो बसंत ने बताई, पर देखिए उससे जो आपने कहा कि जो उन्होंने खाना नहीं खाया, जो भी हिंदुस्तान के सामाजिक परिवेश और जीवन को समझते हैं, और मैं जानता हूँ मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे समझते होंगे कि इस कदम का कितना बड़ा मतलब है। वो आपको दिखा रहे हैं कि आप और हमारे बीच आज पक्की 2 फाड़ हो गई है, हम आपके यहाँ का पानी या नमक भी नहीं छुएंगे। तो ये अब मुझे लगता है कि एक दिक्कत जो भारतीय जनता पार्टी को आ रही है इस सरकार को, कि उनके पास कोई क्रेडिबल ना विश्वसनीय कृषि चेहरा नहीं है। अब ले दे के राजनाथ सिंह की बात करते हैं, पर राजनाथ सिंह जी भी कोई कृषि नेता तो थे नहीं, कभी नहीं। पर वो शराफत से मतलब नेगोशिएट कर लेते हैं सही तरीके से, उनके बात में वजन भी है, वो वाली बात हो सकती है। और अकाली दल जो एक घटक था भारतीय जनता पार्टी एनडीए में, वो अपना भी राजनीतिक नुकसान देखते हुए निकल लिया। राजनीतिक स्तर पर इससे 2 सवाल और आते हैं, क्या
हरियाणा में भी ऐसा होगा? मैं उनके टच में नहीं हूं, पर कुछ लोग बता रहे हैं कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ हो रही है। हरियाणा में उनके लिए उनसे ज्यादा इस समय खराब स्थिति चौटाला की हो गई है, हाँ। दुष्यंत चौटाला की, जो कि 10 सीट देकर बीजेपी की सरकार को बनवाए रखने में जिनकी भूमिका है, और वो पूरी तरह से किसान आंदोलन की, किसान वोट बैंक की ही पार्टी है एक तरह से। चौटाला और देवीलाल के प्रपौत्र हैं वो, चौधरी देवीलाल। हाँ, तो वो उन्हीं की तरफ से दिक्कत हो रही है कि कहीं अलायंस की सरकार खतरे में ना आ जाए। अच्छा, जो लास्ट शार्दुल, एक सेकंड, सॉरी, एक ही पॉइंट ऐड करना था। आपने जो बोला कि कोई उनके पास चेहरा नहीं है, एक मजे की बात याद आ गई। जब वो प्रोटेस्ट, जो फार्म लॉज पास हुए थे, तो उस पर जब डिबेट हो रही थी, तो उनके स्पोक्स पर्सन को पूछा गया कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो उनको पता भी नहीं था कि नरेंद्र सिंह तोमर उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। तो मतलब ये इफेक्ट होता है ना। और जो भी उनका एक चेहरा है, जो मोदी जी है, वो तो थिरकते हुए दिख रहा है। तो अच्छा, ये इस पर ना शार्दुल, मेघनाथ, ये भी बड़ी दिलचस्प घटना है। आपको याद होगा कि ये बातचीत अमित शाह ने भी जब पहले अनाउंस किया था और बताया था, तो सबका यही घोषणा थी कि 3 तारीख को बात होगी। फिर अचानक से सब लोगों ने 1 तारीख को एक मीटिंग हो गई नरेंद्र तोमर के साथ यहाँ पर विज्ञान भवन में। मेरा अपना जो आकलन है, अंदाजा है कि उसके ठीक एक दिन पहले 1 तारीख को ये आनंद फानन में एक मीटिंग लगी, और उसमें कुछ नतीजा नहीं निकला। केवल उसमें तोमर और पीयूष गोयल गए और किसानों की तरफ से 30-32 लोगों का नाम दे दिया गया, और वो लोग बैठे और उसके बाद चले गए, और ये हुआ कि 3 को फिर से होगी, तो 3 पर टाल दिया गया। लेकिन इस 1 तारीख को आनंद फानन में बैठक बुलाने का क्या मतलब निकला? मेरा जो अपना आकलन है वो ये है कि जो 30 तारीख को नरेंद्र मोदी बनारस गए और वहां से मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग उसमें गोदी मीडिया वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए, तो एक बड़ा नैरेटिव ये निकला कि किसान परेशान है, दिल्ली में बैठा हुआ है और मिलने की मांग कर रहा है, और नरेंद्र मोदी यहाँ पर थिरक रहे हैं, या ये एक्स्ट्रावेगेंजा पूरा चल रहा है इनका, लेजर शो और ये सब तमाम, काशी के घाट से लेके सारनाथ तक दुनिया भर की चीजें चल, और टीवी मीडिया ने उसको खूब बढ़ा चढ़कर दिखाया भी। उसकी वजह से एक शर्मनाक स्थिति नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सामने खड़ी हुई थी, और उसको डिफ्यूज करने के लिए, उसको दबाने के लिए आनंद फानन में अगले दिन एक ये जो बेमतलब की एक मीटिंग बुलाई गई थी, कि ताकि सरकार ये मैसेज दे सके कि नहीं, हम बातचीत कर रहे हैं, किसानों से भी हम उतना ही ताल्लुक रखते हैं, उससे भी उतना ही हमारा अभी संबंध बना हुआ है। अचानक से बुलाई गई, उसका कोई मतलब नहीं था और उससे कुछ निकलना नहीं था और ना कुछ निकला। तो ये एक मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये एक मसला जिसको आनंद फानन में बुलाकर एक तरह से केवल और केवल वो ऑर्गेनाइज किया गया प्रधानमंत्री का चेहरा बचाने के लिए। शार्दुल, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, आपने जो बात की वो ठीक है। देखिए, असल में वहां पर वो चले गए और वो इन्हें बाकी प्रदर्शनों की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। हाँ, कि ये देशद्रोही है, कई खालिस्तानी बता रहे हैं, और वो चैनल 9 में लग गए, वो कुछ शुरू हो जाते हैं। हर किसी को देशद्रोही बता देना बहुत एक हल्के में, हम मजाक नहीं उड़ा सकते, लेकिन बहुत चिंताजनक है। जो आपका विरोध करे वो देशद्रोही, ऐसा कैसा भाई? ये कहाँ की नीति है? जितने भी विरोध इस सरकार के हुए, आप देखिए, छांट के उसे देशद्रोही बोल देते हैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर। मैंने तो इस बार यही कहा, अपने टिप्पणी में भी एक लाइन मैंने इस्तेमाल की कि 6 से 7 साल होने जा रहे हैं मोदी जी की सरकार है, जिनको ये माना जाता था कि कम से कम इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल और बॉर्डर के मसले पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज मोदी जी करने वाले नहीं है। ये अलग बात है कि लद्दाख में चीन ने हमारा हिस्सा हड़प लिया उनके प्रधानमंत्री रहते रहते, उसके बावजूद टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, माओवादी, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परसों के अपने शो में अर्नब गोस्वामी जितने दुश्मनों को गिना रहा था उनकी बात कर रहा हूँ, तो कुल 8-10 नाम उसने गिनाए कि ये सब जो है वो देश के दुश्मन है, देशद्रोही हैं। तो 7 साल बाद भी अगर इतने दुश्मन अभी भी बचे हुए हैं मोदी जी के आने के, तो भक्त तो सब ऐसे ही डिमोरलाइज हो जाएगा कि सब क्या तरह पानी में मिल गया, कोई खत्म ही नहीं हुआ। एक बहुत ही अच्छा मैंने ट्वीट देखा, वीरदास ने किया कि आप इतने लोगों को एंटी नेशनल बोल रहे हो, आप किस पॉइंट तक पहुंच जाओगे कि ये पूरा नेशन ही बन जाएगा और आप एक छोटी सी माइनॉरिटी बन जाएंगे जहां पर आप ही एंटी नेशनल बन जाएंगे। एक ये देश बन जाएगा नेशनलिस्ट। एग्जैक्टली, मतलब आपकी नेशनलिज्म की परिभाषा ही असली है। वो सारी बात जो हर किसी में आई थी कि आप सही हम गलत। अच्छा, कृषि पे मैं 2 छोटी बात और करता हूँ। तो जैसा मेघनाथ ने बताया और बसंत ने बताया कि वो कह रहे हैं नहीं, अब हम
जाने देंगे, अच्छा आप अदालत जा सकते हैं। मतलब अपने हक के लिए आप कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कानूनी गड़बड़ हो रही है, कुछ वैधानिक रूप से गलत हो रहा है, उसके लिए अदालत जाना भी ये एहसान की तरह कह रहे हैं, अच्छा चले जाना अदालत। ये तो हमारा कानून अधिकार है संविधान का भैया। इसमें आप क्या दे रहे हैं? और दूसरी चीज, अभी तक कोई कृषि का इकोसिस्टम तो था नहीं। हम में से जो भी कृषि को जानता है, परिवार में लोग हैं जो खेती खलिहानी करते हैं, कहीं भी करते हैं, वो जानते हैं कोई इकोसिस्टम तो था नहीं। जो आपने आड़ती और बिचौलियों की बात की, वो मुसीबत आने पे उधार भी देता है ना। यही नहीं कह रहा सब अच्छे हैं सब बुरे हैं, पर वो आपका समय पड़ने पर काम भी आता है, आपको कनेक्शन भी बनवाता है, आपको एक प्रोटेक्शन भी देता है। उसका रीजन ये है कि भारत में कोई प्रशासनिक इकोसिस्टम तो था नहीं, सब ये बाजार भाव पे और भगवान भरोसे चल रहा है। आज सरकार अचानक बीच में आ गई और आज वो सारे इसको जड़ से उखाड़ देना चाहती है। तो ऑफ कोर्स जो बीच के लोग हैं, जो आड़ती हैं, जो इतने साल से सब जीवन यापन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो विरोध में खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और वही है ना कि ये एक सर्विस प्रोवाइडर है। आप इनको इनकी आप लोग एक्चुअली जो जो एग्रीकल्चर में ज्यादा जानकारी नहीं रखते, उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक बहुत बड़ी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और वो राज्यपाल जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, और आई थिंक बसंत यहाँ पर मैं आपकी थोड़ी सी राय भी सुनना चाहूंगा कि एक तो है कि पंजाब और हरियाणा पे जो फोकस है, जो लोग बोल रहे हैं कि अरे बस पंजाब और हरियाणा के ही लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक बोलने की बात है। एक्चुअली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और काफी स्टेट से और भी कृषि आए, राजस्थान से लोग आए हैं। तो एक तो मुझे आपको पूछना है कि आपको ये नैरेटिव किस हद तक ग्राउंड पर दिखाई दिया कि कौन से स्टेट से कृषि आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक बोला कि पंजाब और हरियाणा के लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां पर एक ही जगह थी जहां पर एपीएमसी अच्छे से काम कर रहा था, जी। और उसका फायदा पहुंच रहा था फार्मर्स को। तो अगर वो हट रहा है या फिर एक पैरेलल सिस्टम बन रहा है जिसकी वजह से इसका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, तो फिर वो एक बहुत चिंताजनक बात है। तो ये दो बातें। और एक तीसरा भी ऐड करना था, माफ कीजिए अतुल सर, एक ऐड करना था कि ये जो उन्होंने ब्लॉकेड कर दिए हैं सारे रास्तों के, तो उस पर दिल्ली के मार्केट्स पर क्या इफेक्ट पड़ा है? सबसे पहले कि ये कहना, न्यूज लॉन्ड्री पे मेरी एक रिपोर्ट भी आएगी आज शाम तक, कि क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ किसानों, पंजाब के किसानों का है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी यही बयान दिया है, ये प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ पंजाब के किसानों का है, इसमें हरियाणा के किसान शामिल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। आप देखिए तो कुरुक्षेत्र से लेकर और यहाँ तक दिल्ली तक जितने भी बैरिकेड टूटे वो हरियाणा के किसानों ने ही तोड़ा था, चडूनी ग्रुप ने। तो इस तरीके से ये कहना कि ये सिर्फ पंजाब का प्रोटेस्ट है, ये सही नहीं है। हरियाणा इसमें पंजाब के बराबर भागीदारी निभा रहा है। दूसरी बात ये कहना कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही क्यों, तो मध्य प्रदेश जो शिव कुमार काका जी हैं, वो प्रदेश के ही नेता हैं, किसानों के नेता, वो बता रहे थे कल शाम को कि 700 बसें हमारी मध्य प्रदेश से आ रही है, मध्य प्रदेश सरकार ने उसको बॉर्डर पे रोका हुआ है। राजस्थान से सैकड़ों की संख्या में लोग वहां आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके से लोग अभी दो बॉर्डर रोके हुए हैं, एक नोएडा वाला और एक गाजियाबाद वाला। तो ये कहना कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा का प्रोटेस्ट है, ये बिल्कुल गलत है। ग्राउंड पे रियलिटी दूसरी है। हाँ, मेजर संख्या में पंजाब इसको जरूर नेतृत्व कर रहा है, पंजाब इसको लीड कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि पंजाब और हरियाणा में ही बड़े स्तर के किसान हैं। यूपी के कुछ हिस्सों में बड़े फॉर्म वाले किसान हैं। अगर आप बिहार में देखें तो बिहार में लोगों के पास जो खेत है वो छोटा खेत है, मतलब उसमें आप इतना ही कमा सकते हैं जितना आपके घर का खर्चा चल सके। आप उसमें बहुत ज्यादा बेच नहीं पाते हैं, और जो बेचते भी हैं बिहार में, तो एपीएमसी तो बिहार में 2006 से नहीं है। सामान्य किसान खरीदते हैं और लाके इधर बेचते हैं। तो वो किसान उतने जागरूक भी नहीं है कि अपने प्रोडक्ट को कितना बेचा जाए, क्या कमाया जाए। लेकिन पंजाब हरियाणा के किसान जागरूक है। ये हमारे मतलब दिलचस्प जानकारी भी है इस लिहाज से। और पंजाब हरियाणा इस मामले में अलग है, इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि जो एपीएमसी के जरिए जो प्रोक्योरमेंट है वो सबसे ज्यादा तो हरियाणा और पंजाब में होता है। जी। और उसके मुकाबले पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स में तो एपीएमसी ना तो सिस्टम है, ना तो उतने बड़े लैंड उस पे किसान है, बड़े किसान है। तो वो ऑब्वियसली सबसे पहले जो ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित होने वाली ये किसान है, तो इसलिए इनको समस्या समझ में आ रही है।
जी जी। और वो हरियाणा पंजाब के किसानों का पूरा परिवार सब कुछ निर्भर होता है खेती पे नहीं। बिहार यूपी के और बाकी प्रदेशों में अगर देखें तो बहुत हद तक तो घर के 3-4 लोग बाहर कमाने चले जाते हैं, वो भेजते हैं तो बाकी खर्चे चलता है। खेती बस इतना है कि अपने घर का चावल दाल और ये दाल साल छोड़ भर का दीजिए अनाज पैदा गेहूं और होता है। हाँ अनाज पैदा हो जाए। तो इसलिए पंजाब लीड कर रहा है, लेकिन ये समस्या पूरे देश में आएगी। बिहार को छोड़ दिया जाए क्योंकि बिहार इससे पहले ही प्रभावित है, लेकिन पूरे देश में इसका असर होगा धीरे धीरे। आप देखिए हरियाणा की बात हो रही थी, मैं उसमें जोड़ना चाह रहा था कि हरियाणा की सरकार अस्थिर हो सकती है, ऐसी संभावना देखी जा रही है, क्योंकि 2 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। क्योंकि वहां की जितनी खाप पंचायतें वो लगातार पंचायत कर रही हैं और गांव लेवल पे कमेटी बना के ये कहा जा रहा है कि हर घर से एक आदमी प्रोटेस्ट में पहुंचे। जनप्रतिनिधियों पे दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद 2 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन ले लिया। अभी हरियाणा की स्थिति यह है कि पूर्ण बहुमत में नहीं है सरकार और 5 निर्दलीय विधायक हैं, जिसमें से 2 ने समर्थन ले लिया, 3 बचे और सरकार अब जेजेपी जैसे अपना समर्थन लेगी, ये 45 से आंकड़ा नीचे आएगा और सरकार गिर सकती है। और जेजेपी पे काफी दबाव है कि वो एक ऐसा बीजेपी पे दल बहुत है दबाव है। हाँ, हाँ, वो किसानों पे ही निर्भर है। तो और एक चीज सबसे इंटरेस्टिंग बताएं कि जो पंजाब के किसान आए हुए हैं वो तमाम चीजें तो लेकर आए हैं, राशन लेके सब आए हैं, लेकिन सब्जी तो हरी होती है और आप उतनी सारी संख्या में सब्जी लेकर नहीं आ सकते। तो हरियाणा के जो सोनीपत हो गया और रोहतक कोरला इलाका हो गया, वहां से रोज सब्जी और ताजी दूध आ रही है उन किसानों के लिए। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ पंजाब का नहीं है, इसमें हरियाणा और पंजाब बराबर है और बाकी प्रदेश तो एक काफी हद तक लगे हाथ एक समर्थन और दे रहे हैं। जानकारी दीजिए बसंत कि ये एक चीज निकली कि जो बिल्किस बानो थी, जो शाहीन बाग वाली दादी थी, और वो जा रही थी। तो ऐसे आंदोलनों का एक जब भी कुछ कोई आंदोलन होता है तो हमने देखा है कि एक कोऑर्डिनेशन बनता है। देश भर के जो आंदोलन होते हैं उसको एक नैतिक समर्थन देते हैं। उसके लिए एक पूरी कमेटी है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, अलग अलग आंदोलनों से जुड़ी हुई देश की। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बिल्किस बानो जो साहबान, ये शाहीन बाग की दादी थी, बहुत मशहूर हुई, जिनको टाइम मैगजीन ने टॉप 100 पावरफुल महिलाओं में शामिल किया था ना। तो वो गई और उनको बहाना बना के जो हमारे देश का जो सो कॉल्ड टेलीविजन चैनल है, जो न्यूज मीडिया है टेलीविजन वाला, उसने शाहीन बाग कॉन्स्पिरेसी घोषित कर दिया और दादी वहां क्यों गई। तो ये बेसिकली एक तो ये चीज बताता है कि इनको आंदोलन और इस सब चीजों की जो जन आंदोलन है, इनकी बेसिक ढेले भर की भी जानकारी नहीं है कि कैसे आंदोलन काम करते हैं, कैसे पूरे देश में उनका एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क होता है जिससे कि वो एक दूसरे के उसमें काम आते हैं, खड़े होते हैं। दूसरी बात ये कि उसके बहाने जो जिस तरह से वहां पर पूरा मीडिया चैनलों के अलावा सरकार की तरफ से तमाम लोगों ने इसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, उसमें बाद में उसका एक्सटेंशन हमने देखा कि ये जो दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत के बीच लड़ाई हुई, वो भी एक पंजाब की दादी थी। तो वहां पर जो औरतें हैं या शाहीन बाग के जो तमाम लोग हैं, क्या इस तरह के लोग दिखे कि जो इनको समर्थन देने के लिए पहुंचे थे शाहीन बाग, ये जो दादियां थी और तमाम लोग जो सीए विरोधी आंदोलन के लोग थे? जी, सबसे पहले सर ये जो बिल्किस बानो जो दादी हैं शाहीन बाग की, उनकी चर्चा इसलिए शुरू हुई कि एक तस्वीर आई जिसमें एक बुजुर्ग महिला झंडा लेके चल रही थी। कंगना रनावत जो अभिनेत्री, उन्होंने ट्वीट किया और लिख दिया कि थोड़ा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके उसको ट्वीट कर दिया कि वही दादी है जो शाहीन बाग में थी। उसके बाद लोगों ने उसको हाँ, तो लोगों ने उनसे कहा कि ये शाहीन बाग की दादी नहीं है, ये पंजाब की दूसरी दादी है। हालांकि ये भी कहना चाहिए था लोगों का कि शाहीन बाग की दादी होती भी तो ये भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो उसके बाद जो बिल्किस बानो, उन्होंने कहा कि ठीक है, पंजाब के भाई जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आए थे, हम भी जाएंगे। वो गई, उनको रोक दिया गया। मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रोटेस्ट में जाने से दिल्ली पुलिस ने क्यों रोका, क्योंकि वहाँ हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं अलग अलग समुदाय से। मैंने देखा कि किसानों ने साफ साफ तौर पे कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमें अपना समर्थन देना अगर चाहती है तो बिना झंडे के आए बैठे, हम किसी भी पॉलिटिकल नेता को अपने स्टेज पे नहीं बोलने देंगे। आप आइए, नीचे बैठिए और चले जाइए, बिना झंडे के आइए। जो कांग्रेस का यूथ है, वो यूथ कांग्रेस वाला, उन्होंने अपना पूरा एक टेंट लगाया हुआ है, चाय पानी खाने का इंतजाम कर रहा है, लेकिन वहाँ राहुल गांधी की एक तस्वीर नहीं है। जो यूथ कांग्रेस कुछ भी करते हैं तो राहुल गांधी के तस्वीर वाली टी शर्ट पहन लेते हैं, उन्होंने अपनी कोई तस्वीर नहीं लगाई है। आम आदमी पार्टी भी कुछ हद तक ऐसा ही कर रही है। वहाँ CPI-ML के लेफ्ट के लोग दवाई बांट रहे हैं, जो आयशा के लोग, उन्होंने एक सेंटर लगाया दवाइयों का।
हालांकि लेफ्ट के लोग अपना वो झंडा इस्तेमाल करें, लेकिन उनका झंडा बहुत हद तक वो किसान जो प्रोटेस्ट वाला होता है उसी हद तक का होता है, तो वो उसी में आ जा रहा है। लेकिन बहुत सारे संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन वहीं की एक तो सबसे हैरानी की बात है कि जो मीडिया इसको प्रेजेंट किया ना, आप वहां जाइए, मेरे सामने एक जी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट को जिस तरीके से भगाया गया है, वो उस रिपोर्टर के भी सपने में भी आता है कि किस तरीके से 500 मीटर दूर तक उनको पीछे पीछे गोदी मीडिया सुधीर चौधरी के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था और उनको बैरिकेड के बाहर कर दिया गया। इतनी नाराजगी है लोगों में। और उसके बाद से 3-4 चैनल है जो सिर्फ लेपल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपनी माइक आईडी यूज नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने जो एक तरीके से ना मतलब प्रोटेस्ट के बारे में गलत अफवाह फैलाई, गलत तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका नुकसान ये भुगत रहे हैं। और बिल्किस बानो के चैप्टर में भी यही हुआ, तो वो क्यों नहीं जा सकती? वो भी एक बुजुर्ग महिला है, उनके जाने से तो बहुत बदलाव नहीं हो जाता। हाँ। वो बैठती और चली आती। तो इसको साहिल बाग कनेक्शन, एंटी नेशनल करना, तो ये मीडिया अपने को लाड़े मार रहा है ना। ये बताता है कि जो कम्युनल मीडिया है हमारा बाइगॉट पूरी तरह से कट्टरपंथी हो चुका है। वो कैसे इस चीज को, मतलब शाहीन बाग जैसी चीज से, उसके लिए मुसलमानों को टारगेट करना कितना आसान हो गया। ये बता रहा है कि शाहीन बाग या बिल्किस बानो को जोड़ देने से उसको ये उम्मीद पैदा हो गई कि पूरे आंदोलन को, वो इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट कर सकता है, या कम से कम सरकारी भोपू पे जो सरकार का एक प्रोपेगेंडा माउथपीस बन गया है, उसके लिए कितना आसान हो गया है। शार्दुल और मेघनाथ जी, यहाँ पर ना मैं जो दादी के दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत की बड़ी लड़ाई हो गई। जी, ये तो एक ऑब्वियसली उस घटना को भी समझने की जरूरत है। मेरे फादर ने मुझे एक्चुअली कल एक मैसेज भेजा, किसी उनके दोस्त ने व्हाट्सएप पर भेजा था वगैरह वगैरह। इन्होंने, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बेसिकली नैरेटिव जो है, जो बिल्किस बानो वहां पर पहुंच गई शाहीन बाग से कनेक्ट करने का, बहुत ही पावरफुल नैरेटिव है। क्योंकि अगर आपको कॉन्स्पिरेसी थियरीज में इंडल्ज करना है, तो वो जो ऐसे व्हाट्सएप मैसेज होते हैं कि आप समझिए कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ये अगर शाहीन बाग के वहां पर पहुंच गए, तो उन्होंने ये भी बोला कि अरे जब शाहीन बाग हो रहा था तब गुरुद्वारे भी सपोर्ट कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि सिख और मुस्लिम मिले हुए हैं, और फिर वो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, और फिर उनको कांग्रेस भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि कांग्रेस की सरकार पंजाब में है। तो ये जो सब कनेक्शंस लगा रहे हैं ना, जो हमारे जो व्हाट्सएप अंकल लोग हैं वहां पर, ये बहुत पावरफुल नैरेटिव है। और ये हमारे सुधीर जी और अर्नब जी, ये सब एम्पलीफाइड व्हाट्सएप अंकल्स है, इन्होंने भी यही उठाकर टीवी पे चला दिया। तो ये थोड़ा सॉलिडिफाई हो रहा है मतलब दिमाग में ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज। और ये जो गुस्सा है, जो गोदी मीडिया के खिलाफ जो गुस्सा है, ये ना दिलजीत दोसांझ ने एकदम अपने भाषा में समझा दिया कल। एक तो ये कंगना भी, तो हम लोगों को लग रहा है कि पंजाबी वाला पहले एक तो बेसिक एक क्रैश कोर्स कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली लोग वही वो मीम इस्तेमाल कर रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आया पर सुनकर अच्छा लगा। तो वो काफी लोग साउथ इंडिया से भी लोग बोल रहे थे अरे यार अब पंजाबी का क्रैश कोर्स करना पड़ेगा, हम हिंदी नहीं सीखेंगे पर पंजाबी जरूर सीख लेंगे। तो ये ना एक थोड़ा सा मुझे ना एक बहुत ही बड़ा रियलाइजेशन हुआ कल कि दिलजीत दोसांझ ने एक बहुत ही क्लेवरली हिंदी में रिस्पॉन्स दे सकते थे पर नहीं दिया, और उन्होंने पंजाबी में एकदम फाड़ के रिस्पॉन्स दे दिए। तो इतना एकदम कहते हैं कि वो ऐसा रेलगाड़ी चला दी कि जो आगे से भी छुक छुक और पीछे से पों पों कर रही है। जी, और आपने भी आई थिंक अतुल सर उसको कोई हरियाणवी में रिस्पॉन्स भी दिया था आपने। हाँ, मैं भी जोश में आ गया। और अभिनंदन ने तो 3 पंजाबी में ट्वीट भी कर दिए उसके ऊपर। तो बहुत सब लोग एकदम, और मैंने भी मराठी में कुछ बड़बड़ कर दिया। हाँ, मराठी में सबको अपनी अपनी मातृभाषा की याद आ गई। जी, तो ये ना मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि ये जो 1 कंट्री 1 नेशन 1 लैंग्वेज का जो नैरेटिव चल रहा है पिछले 6 साल से, ये ना एक सॉर्ट ऑफ इनको इसका डर लगता है कि हमारा देश इतना डाइवर्स है, हमारे यहाँ पर इतनी भाषा बोली जाती है, इतने कल्चर्स हैं, तो वैसे टेक्निकली अगर आप डेमोक्रेसी के हिसाब से सोचे जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए कि पंजाब में पंजाबी लोगों की गवर्नमेंट होगी, बंगाल में बंगाली लोगों की गवर्नमेंट होगी, तमिलनाडु में तमिल लोगों की गवर्नमेंट होगी, महाराष्ट्र में मराठी लोगों की होगी, और ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल सिनेरियो हो सकता है।
पर बीजेपी की सरकार कॉन्स्टेंटली पिछले 6 सालों से फेडरलिज्म को अंडरमाइन करती आ रही है और ये एक नैरेटिव पुश करने की कोशिश कर रही है कि हम एक कंट्री है। अब बोल रहे हैं फार्म बिल का एक नैरेटिव है कि एक मार्केट बनाकर छोड़ेंगे हम इसको, जीएसटी का भी एक मार्केट बनाकर छोड़ेंगे। तो ये जो असिमिलेशन का जो प्रोजेक्ट है पूरा, ये इसको एक ही तोड़ है, वो है डाइवर्सिटी। और ये जो दिलजीत दोसांझ ने कल पंजाबी में इस्तेमाल किया, तो उससे एक मुझे एकदम बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि ये जो बुलीज है, जो ऑनलाइन बुलीज और ट्रोल्स है, ये अपना ऐसा सोचने लगे हैं कि हमारी जो बात है वही सही है, हम हिंदी में बहुत पेलेंगे सबको। तो अगर ये भी है ना मेघनाथ की, मुझे एक चीज जो लगा कि कंगना रनौत जैसे लोगों को सामने से कुछ सवाल करने की जरूरत है कि उनकी हैसियत नहीं है, ना आरक्षण की उनकी जीरो समझ, लेकिन 2 मिनट में आके कह देंगे कि ये आरक्षण वाला डॉक्टर इसलिए खराब है। ये इनको ढेले भर के हिंदुस्तान के सामाजिक परिवेश की नहीं समझ है, इनको एक चवन्नी भर की का अंदाजा नहीं है कि किसान आंदोलन क्या होता है। वहां से बैठ के दादी को गाली दे देना, फर्जी फोटो डाल देना, ये वो इन लोगों को कायदे से कॉल आउट करने की जरूरत है। और कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ ने बिल्कुल वही किया, एकदम अपने उस ठेठ अंदाज में किया, इसलिए शायद वो इतना ज्यादा वायरल, इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और वही वो मुझे वही लगता है कि भाषा इतनी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। जैसे मैं टूटी फूटी हिंदी बोल लेता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है हिंदी में बात करने का, पर अगर आगे वाला तुमको गाली दे रहा है, अगर आगे वाला ऐसे अग्रेशन में आ रहा है, जैसे आज सुबह ही मुझे किसी ने डीएम किया कि तुम्हारा वर्बल डायरिया बंद करो, तो उसको मैंने मराठी में रिस्पॉन्स दे दिया। तो अच्छा लगा, फीलिंग अच्छा है मुझे कि अगर आप ढंग से बात करो मेरे से हिंदी में कि अरे भैया आपका ये जो ओपिनियन था वो गलत लगा मुझे, थोड़ा सा आप समझा दीजिए, ऐसे बात करो तो मैं हिंदी में रिस्पॉन्स दूंगा, तो मैं उनके मतलब उनकी भाषा में रिस्पॉन्स। पर अगर आप बकचोदी करने के लिए आ रहे हो मेरे साथ, तो फिर मैं भी मराठी में इस्तेमाल करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा एक सुपर वेपन जैसा मिल गया अभी बेसिकली। हाँ शार्दुल, ये जो पूरा दिलजीत दोसांझ वाला पूरा प्रकरण रहा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, मैं सोशल मीडिया का इतना बड़ा जीव हूं नहीं, पर ये बात जो मेघनाथ ने कही और आपने बताई वो सत्य है कि जब असल में उसके पीछे कारण ये है ना कि जब भी हम थोड़ा सा डिस्ट्रेस होते हैं या कोई हमें थोड़ा सा उंगली करता है, पोक करता है, तो हमारे फिल्टर चले जाते हैं, तो फिर मातृभाषा धारा प्रवाह निकलती है। हाँ, तो वो तो होना ही है। और वो जो है एक्सप्रेशन आता है ना मातृभाषा में, वो फिर दूसरी भाषा में आता नहीं। अब जिसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज हो, जिस लैंग्वेज में आपने शुरू में चलना बोलना दुनिया को समझना सीखा था, वो बिल्कुल। एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। हाँ बसंत, कि अगर ये कहा जाए कि दिलजीत ने जो किया वो एक नया था, तो ये हैरान करने वाला है, क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे ना प्रोटेस्ट में, तो मैंने पहली बार देखा, अब तक मैं सोचता था कि साउथ इंडिया के लोग अपनी भाषा को लेकर काफी वो होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि पंजाब के लोग किस तरीके से पंजाबी को लेकर अग्रेसिव है और कितना रिस्पेक्ट है अपनी मातृभाषा का। वहां पे जो हिंदी बोलने लगता है तो लोग उसको मना करते हैं कि आप हिंदी मत बोलो, पंजाबी में बोलो। और लोग मैक्सिमम, आप हमारे इंटरव्यू देखेंगे तो हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि सर हमारा जो दर्शक वर्ग है मैक्सिमम हिंदी और इंग्लिश का है, ठीक है, तो आप थोड़ा अगर हिंदी में बोलेंगे, थोड़ा हिंदी बोलिए, आधा पंजाबी आधा हिंदी बोलिए, तो वहाँ लोग हिंदी बोलना नहीं चाहते। और इसके पीछे एक आदमी से मैंने पूछा, एक सीनियर से, कि आखिर ऐसा क्यों है, तो उन्होंने आरएसएस का बताया कि वो जो हिंदी थोपने की कोशिश है ना आरएसएस की, हम उसके खिलाफ हैं। हम अपनी भाषा को प्यार करते हैं, हमको हिंदी आती है, हमको इंग्लिश आती है, सब आती है, लेकिन हम अपनी भाषा बोलेंगे क्योंकि हम अपने कल्चर और अपनी भाषा को बचाए रखना चाहते हैं। तो ये सिर्फ दिलजीत ने नहीं किया, आप मैक्सिमम देखेंगे जितने पंजाबी एक्टर हैं या पंजाब के लोग हैं, बड़े जो कलाकार हैं, वो पंजाबी में ही लिखते हैं और वो बोलेंगे भी पंजाबी में, वो हिंदी बोलने से बचते हैं। एक नया चीज मैंने पहली बार प्रोटेस्ट में देखा। देखिए, जो भी कहीं से बल लगता है तो उसका प्रतिरोध होना अवश्यंभावी है। जैसा अभी अतुल जी ने खासतौर से कहा, इन लोगों में जन प्रतिरोध की समझ ही नहीं है, क्योंकि उन्हें डंडे से हाँक के ले जाया जाता है, जब ऊपर से ऑर्डर आता है वो तब जाते हैं। तो एक एक्टिव ज्वलंत जन प्रतिरोध जो जमीन पे हो रहा है उसकी समझ नहीं है उन्हें लगता है तो मोटिवेटेड है। अच्छा, जो आपने एक बात की आखिरी उसमें कि ये सारी चीज हो रही है, अब भाजपा को इस चीज का डर है क्योंकि 2022 के शुरुआत में उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और पंजाब के भी दूर नहीं है, पंजाब वो कब्जाना चाह रहे थे।
पंजाब और यूपी एक साथ ही। हाँ, आखिरी प्रश्न ये है। हाँ, मतलब बीजेपी के राजनीतिक उम्मीदों के हिसाब से तो ये आंदोलन बहुत ही तुषारपात करने वाला है ना, कि पंजाब का चुनाव। इसमें इसका एक अगला भी पक्ष है जिस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें तो बेहतर रहेगा। अतुल जी, मैं तो आखिरी बात मैं ये कह रहा था कि किसान वोट किसान की तरह देंगे या अपनी और पहचानों की तरह, चाहे वो जातीय पहचान हो चाहे वो क्षेत्रीय हो। अगर वो किसान की तरह वोट देंगे और ये आंदोलन लंबा खिंचा तो ये भाजपा के लिए अंगूर खट्टे कर देगा। मैं ना एक बात जोड़नी जो शार्दुल ने कहा, जो मैं वही शार्दुल ने जो बोला कि जो मातृभाषा में जो स्विच होता है वो ऐसे भाषा का प्रवाह आ जाता है, उसका आज एक्चुअली मुझे एग्जांपल ही मिला कि वो जो वर्बल डायरिया वाले जो हमारे महाशय थे, उन्होंने जब बोला तो इंग्लिश में मैंने जब रिस्पॉन्स सोचा तो सोचा कि अरे व्हाई आर यू डूइंग दिस, यू नो, बी रिस्पेक्टफुल, देयर इज अ वे टू टॉक, ठीक है। पर मराठी में जब मैंने सोचा तो बोले काय बडबड करतोय तू मूर्ख माणसा, चुप रे चोमड्या, ऐसे ही शब्द है, तो मैंने वो बोल दिया। तो वो एकदम ऐसे अंदर से फीलिंग आई ना, तो ऐसे लगा कि हाँ ये प्योर है ये जो इमोशन है ये प्योर है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे ऐसे लग रहा है। हमारे लिए वो हिंदी है, कई मामलों में हमारे लिए तो वो भोजपुरी भी हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ ना, तो वो नहीं होती, खड़ी बोली होती है हमारी, वो आपको पता है। खड़ी वाली बोलेंगे तो वो हर जगह सेंसर हो जाएगी, वो कहीं बोले जाने लायक नहीं है। जी। अच्छा, मैं इसका दूसरा जो एक पहलू है, वहां से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान दिया किसानों के पक्ष में, और उस पर भी एक हल्की सी आप लोगों की टिप्पणी राय ले ली जाए। जैसे उनका बयान बेसिकली अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके साथ प्ले करने की कोशिश है जस्टिन ट्रूडो की, और एक बड़ी कम्युनिटी सिखों की, पंजाबियों की वहां पर है, हमें पता है। लेकिन उसके बावजूद उनको एक मतलब जब बायलैटरल रिलेशंस की बात हो, दूसरे देश के आंतरिक मामलों की बात हो, तो थोड़ी सावधानी एक प्रधानमंत्री के तौर पर बातचीत अपने बयान में, अपने उसमें रखनी चाहिए, और उनको अपना दायरा पता होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तीखी प्रतिक्रिया दी और सरकार ने, वो एक बड़ी इनसिक्योरिटी का प्रदर्शन करती है, मेघनाथ जी बिल्कुल। और अगर आप एमईए का स्टेटमेंट देखोगे इस पे, तो उन्होंने जस्टिन ट्रूडो का नाम नहीं लिया है। उन्होंने बोला है कुछ कैनेडियन लीडर्स ने जो बयान दिया है वो बहुत मिसलीडिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जस्टिन ट्रूडो के हिसाब से वो एक्चुअली कोई कैबिनेट मीटिंग को भी एड्रेस कर रहे थे, तो वहां पर उनके कैबिनेट में कुछ सिख लोग भी है। तो उन्होंने ये बोला कि इंडिया में जो हो रहा है वो थोड़ा चिंताजनक है, और आपके जो घर पे जो रिलेटिव्स है और जो पंजाब में जो लोग हैं उनके ऊपर जो बीत रही है उसको हमको समझ है, और हम सॉलिडारिटी में खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक उनका ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था, क्योंकि कनाडा में काफी सिख लोग हैं और काफी पंजाब से लोग वहां पर है, तो ऑब्वियसली उनका वो एक थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। पर ये ऐसे बोल देना कि आप हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफियर मत कीजिए, मुझे लगा ये थोड़ा सा गलत है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई इवेंट हो रहा है दुनिया भर में तो हम बयान तो देते ही है। अब मोदी जी तो ट्वीट करते ही है, जब भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है या फिर कुछ होता है तो वो भी तो बोलते ही है कि अरे हम सॉलिडारिटी में खड़े हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो वैसे ही हिसाब से आप देखा जाए तो जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया था वो उसी हिसाब से दिया था। तो मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगता है। पर आपने जो बोला कि ये जो इनसिक्योरिटी की बात आ जाती है, जो एमईए का स्टेटमेंट था वो एकदम बिल्कुल उसी की तरफ इशारा करता है कि अभी इंटरनेशनल कवरेज मिलने लगा है इंटरनेशनली, क्योंकि हमारे मोदी जी को इंटरनेशनल इमेज का बहुत लिहाजा रखना पड़ता है बार बार। तो कुछ भी नेगेटिव आ जाता है तो वो एक तो डिमोनाइज करते हैं वो पब्लिकेशन को, या फिर जो भी जिसने भी बोला है उसको भी डिमोनाइज करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे यहाँ पे भी होता है, पर वहां पर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, एक्सट्रीम। आतिश तसीर का एक एग्जाम्पल आता है दिमाग में, या फिर राना अयूब जब टाइम मैगजीन में लिखते हैं उसका भी दिमाग में आता है। तो इनसिक्योरिटी की बात है, बिल्कुल इनसिक्योरिटी की बात है। बसंत को जाना है तो हम चाहेंगे कि बसंत आपका कोई रिकमेंडेशन है हमारे श्रोताओं को, आप अपना रिकमेंडेशन दें। जो न्यूज लॉन्ड्री ने इस पर 2 इंटरव्यू किए हैं किसान नेताओं के, एक जगजीत सिंह का और एक राजेवाल साहब का। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं, जो भी लिसनर हैं, वो उन 2 इंटरव्यू को सुने, ताकि वो भी क्लियर हो जाएंगे कि आखिर किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरा एक प्रभाष जोशी की किताब है जो उनका संग्रह है कि कहना बहुत कुछ बाकी था।
वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि मतलब मैं लंबे समय बाद किसी जर्नलिस्ट को पढ़ रहा हूँ, हिंदी जर्नलिस्ट को, इनको पढ़ते हुए लग रहा है कि मतलब अच्छा लिखा गया है। तो मैं वो किताब राजकमल से है, कहना बहुत कुछ बाकी, वो अच्छा है। ठीक जी है। जी। तो हम बसंत को इस यहाँ पे छुट्टी देंगे और वो अपना काम उनको करने के लिए निकलना है। मेघनाथ, पिछले हफ्ते जो शांतनु गुप्ता की हमारी बातचीत हुई थी उस पर कई सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो एक दो मैं चाह रहा हूं कि लोगों को सुना दिया जाए, पढ़ दिया जाए। जी बिल्कुल। इसके बाद हम अमित मालवीय के ऊपर जो ट्विटर की कार्रवाई है उसकी बात करेंगे। जी। तो ये है मिस रश्मि करके हैं, उनका एक मेल है, छोटा सा मेल है। I listened to NL Charcha 143 conversation with Shardul, Atul, Meghnad and Shantanu. I agree with Atul and Shardul views on love jihad, that it is bogus claim. Shantanu gave example of Kerala case. I think someone should do fact check on Kerala case mentioned by Shantanu. अच्छा आइडिया है रश्मि का, और उनका भी यही मानना, जो लव जिहाद को लेकर सारा एक हल्ला खड़ा किया गया है, ये इसमें सच्चाई कम है या सच्चाई नहीं है, और ज्यादातर बनावटी बातें हैं। इसके अलावा इफ आई मे सजेस्ट, इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड फैक्ट चेक ऑन क्लेम्स मेड बाय, तो का ये कहना है कि शांतनु ने जो दावे किए कि केरल में और जगह जगह पर लव जिहाद के मामले सामने आए हैं उस पर, और जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी चीजें बेसिर पैर की बातें थी जिसका हम लोगों ने उसी समय खंडन भी किया था। पर फैक्ट चेक करने का रश्मि का जो आइडिया है वो अच्छा आइडिया है, और उस पर हम कोशिश करेंगे कि आगे काम करें। मेघनाथ, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसके बाद हम दूसरा मेल जो है उसको पढ़ेंगे। जी, मैं रश्मि को यही बोलना चाहूंगा कि मैंने पिछली बार भी चर्चा में यही पॉइंट आउट किया था कि ये जो पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, इसमें ये लॉ का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे एसआईटी की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है जो बोल रही है कि ऐसी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे नहीं है या फिर कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। वो एक ऑलरेडी फैक्ट चेक हमने वहीं पे कर दिया था। दूसरी एक चीज है कि जो भी केसेस आपके सामने आ रहे हैं जहां पर आप दिख रहा है कि कोई मुस्लिम ने हिंदू नाम लेके शादी कर ली, कन्वर्ट कर लिया एक्सेट्रा, ये फ्रॉड और चीटिंग के मामले में भी आ सकती है। तो अभी हो क्या रहा है कि इनको ये कॉन्स्पिरेसी कुछ भी करके प्रूव करना है, इनको कन्वर्जन बंद करना है, इसलिए ये एक थोड़ा सा बोगी उन्होंने खड़ा कर दिया है। और जब ये कानून लागू हो जाएगा और जब लोग बुक करना शुरू हो जाएंगे, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट आया वैसे ही, तो उसकी वजह से इनके पास डेटा आ जाएगा और फिर ये प्रूव कर पाएंगे कि ये बड़ी कोई साजिश है एक्सेट्रा। तो यही एक शायद फैक्ट चेक हो सकता है इस पर आप जो इंडिविजुअल केसेस की बात कर रहे थे, आई थिंक अतुल सर, हम एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं लव जिहाद का। लव जिहाद के ऊपर हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है जी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि श्रोताओं को कि हमने एक लव जिहाद का प्रोजेक्ट करने का डिसाइड किया है, जहां पर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। जैसे कि ये जो आपने केसेस बोले हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो वहां पर फैक्ट चेक हो जाएगा। ऊपर से मैं एक दो एक्सप्लेनर करने वाला हूँ इस पर, शार्दुल भी एक करने वाला है, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऑर्डिनेंस क्या है और ये लव जिहाद का कॉन्स्पिरेसी क्या है एग्जैक्टली। और ऊपर से एक पॉडकास्ट भी बनाने की हमारी इस बार कोशिश रहेगी। तो आपको एक पूरा पैकेज मिल जाएगा जिससे आपको ये पूरा लव जिहाद का एंगल समझ में आएगा, इसका मोटिव समझ में आएगा और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी। तो इसके लिए मैं श्रोताओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज योगदान कीजिए, हमारे वेबसाइट पर जाकर ये एनएल सेना प्रोजेक्ट को थोड़ा सा फंड कीजिए, ताकि हम आप तक ये सब फैक्ट्स पहुंचा सके। और संभव हो तो newslaundry.com को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री पूरी तरह से एक सब्सक्राइबर के सहारे से चलने वाला मीडिया संस्थान है। हमारा किसी से ना विज्ञापन लेने का कोई तरीका है, ना हम विज्ञापन लेते हैं, ना किसी कॉर्पोरेट का, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये प्रयास है कि मीडिया उन लोगों के सहारे खड़ा हो, उन लोगों की बात करे, वही हमारा न्यूज लॉन्ड्री में प्रयास है। एक आप अगला लेटर पढ़े उससे पहले मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा, जो हमने जो राजेवाल जी का जो इंटरव्यू डाला था, आधे घंटे का इंटरव्यू है, निधि बस घूम के बात कर रही है उनसे, कोई टेरेस पे है, तो उसपे जो कमेंट्स आए ना वो एकदम दिलासा देने वाली है। लोग बोले कि देखिए पे टू कीप न्यूज फ्री का इफेक्ट देखिए, ये एकदम बिना मसाले की, बिना तामझाम, बिना ये प्रोपोगेंडा, बेसिकली
आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश रही है, और हम वही करते हैं। जैसे बसंत और निधि इतना अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, वो आई थिंक सुबह 6 से लेके रात को 2 बजे तक वहीं पे रहते हैं, और आदित्य भी वहां पे रहते हैं जो अभी सब कवर करे, उसके लिए पैसा लगता है। और अगर आप योगदान करेंगे, न्यूज लॉन्ड्री में सब्सक्राइब करेंगे, तो हम और ऐसे आप तक रिपोर्ट्स ला पाएंगे। दूसरा जो मेल हमारा पिछले हफ्ते की चर्चा पर आया है वो है प्रियंक अग्रवाल का। प्रियंक कहते हैं कि बहुत मजा आया चर्चा सुन के, जिसमें कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज सुनने को मिले। इस हफ्ते मेरे बेटे के स्कूल में इंग्लिश में फैक्ट और ओपिनियन के बीच में डिफरेंस पढ़ाया जा रहा था, पर हमारे न्यूज चैनलों में तो देखकर इसमें कोई डिफरेंस बचा ही नहीं है। शांतनु गुप्ता जी की सुप्रीम कोर्ट वाली बात सुन के मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या उनका ये कहना कि अतुल जी को कि ठीक था कि आपको सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पता है, अगर हमारे लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा क्या उसे हम गलत या सही या उसकी समीक्षा नहीं कर सकते, मान सकते? कैन एवरी वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स नॉट बी क्वेश्चन? तो ये प्रियंक का अपना एक नजरिया है इसको देखने का, और वो उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय आते हैं उस पर कम से कम एक स्वस्थ चर्चा तो हो ही सकती है, और जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हर आदमी सहमति जताए। उसका विरोध करना गलत है, लेकिन असहमति तो जताई जा सकती है। आई थिंक प्रियंक यही कहना चाह रहे हैं। मेघनाथ जी बिल्कुल, आई थिंक प्रियंक बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमको ये समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, इसको एक तो ऐसा अभी ग्लोरीफाई किया जा रहा है जैसे हमारे सब इंस्टीट्यूशंस को किया जाता है कि ये कभी गलत हो ही नहीं सकते, पर गलत हो सकते हैं और लोगों के ओपिनियंस भी हो सकते हैं। आपने देखा रचिता तनेजा जो कि एक कार्टूनिस्ट है, उनके अगेंस्ट एक कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया गया है। वो के वेणुगोपाल ने उसका कंसेंट दे दिया। उन्होंने एक कार्टून बनाया था जिसमें अर्नब गोस्वामी थे और बीजेपी थे, और सुप्रीम कोर्ट उनको ब्लेसिंग दे रहा है, स्टिक फिगर थे, तो उससे उनको दुख लग गया, मतलब बेसिकली दुख हो गया, और फिर वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कर दिया। तो अब ये तो गलत बात हुई। मेरा कोई क्रिटिसिज्म है, मेरा जस्टिस से विश्वास उठ रहा है, तो मैं वो एक्सप्रेस क्यों नहीं करूं? और अगर ऐसा लगता है कि ये लोग जो अतीत है या जो चीजें बीत चुकी हैं पास्ट में, उससे कतई जो पॉलिटिकल क्लास है कतई नहीं सीखता। बिल्कुल यही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, यूपीए की सरकार थी 2010 से लेकर 2014 तक। एंटी करप्शन मूवमेंट के नाम पे बहुत बड़ा आंदोलन चला देश में, और उस समय असीम त्रिवेदी नाम का एक कार्टूनिस्ट था, और उसके ऊपर महाराष्ट्र हाईकोर्ट में इसी तरह से बॉम्बे महाराष्ट्र पुलिस ने इनफैक्ट सेडिशन के चार्जेस में केस दर्ज किया था, और बाद में वो सारे केसेस क्वैश हो गए कोर्ट में जाकर, और हाई कोर्ट में ही मेरे ख्याल से क्वैश हो गए थे, और उनको फिर जमानत भी मिल गई थी वहां से। असीम को काफी हल्ला मचा लोअर कोर्ट से जेल भेजने के बाद। उसके बावजूद अब सुप्रीम कोर्ट में कार्टून बनाने को लेकर इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को भी दिल बड़ा रखकर अपनी आलोचना के लिए दिल और दिमाग दोनों खुला रखना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एकदम ईश्वरीय हो जाएं, दैवीय हो जाएं। हम चर्चा के आखिरी चरण में पहुंचे, छोटा सा एक वो है, और उस पर मैं मेघनाथ आपकी कमेंट्री चाह रहा हूँ, और उसके बाद हम फिर रिकमेंडेशन लेंगे। ट्विटर में अब शुरू किया है फिल्टर करना अपने ट्विटर पे जो उनके अलग अलग लोगों के हैंडल हैं उनके कंटेंट को, और जो सबसे पहले शिकार हुए हैं वो बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय हुए हैं। उनके ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया है, उस पर एक डिस्क्लेमर लगा दिया है, यानी कि उस ट्वीट की या उस ट्वीट में किए गए दावे की वैधता पर संदेह खड़ा किया गया है ट्विटर की ओर से। तो ये एक वेलकम स्टेप है सोशल मीडिया को थोड़ा फिल्टर करने का, और अनाप शनाप फर्जी फेक खबरों के और ट्विस्टेड न्यूज को फैलाने का। जी बिल्कुल, इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी दे देते हैं श्रोताओं को जिनको पता नहीं होगा। एक्चुअली राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें एक पुलिस वाला एक बुजुर्ग फार्मर को लाठी दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। तो अमित मालवीय जी ने एक्चुअली क्या किया कि वो उसको कोट ट्वीट करके एक जगह पे बोला कि प्रोपोगेंडा है, और दूसरा बोला रियलिटी। और रियलिटी में उन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने जब लाठी घुमाई तो वो जो बुजुर्ग फार्मर है वो आगे बढ़ गए थे, तो उनको लगा नहीं था वो। पर अगर आप पूरा क्लिप देखेंगे तो ये दिखता है कि उनको पहले ही उन्होंने एक छड़ी मार दी थी।
तो उन्होंने एडिट कर कर ये बताने की कोशिश की कि ऐसे उनको कोई मार पड़ी नहीं है और फिर ये बेसिकली हुआ है। तो ऐसे मैनिपुलेट करके उन्होंने वो वीडियो डाला था। और ये तो हमको सब जगह दिखाई दे रहा है कि पुलिस लाठी चला रही है, वाटर कैनन चला रहे हैं। एबीपी न्यूज पर एक बहुत ही वो वीडियो वायरल हुआ जहां पर वो वाटर कैनन चला रहे हैं, एकदम जाट एकदम पंजाबी आदमी एकदम उस छाती पे वो वाटर कैनन ले रहा है और कुछ नहीं हुआ उसको। वो देखकर करनाल का है वीडियो ना? हाँ जी बिल्कुल, वो हाईवे पे था। हालांकि यहाँ पे जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर भी बसंत ने कुछ वीडियोस और वो रिकॉर्ड किए थे पहले दिन जब किसान पहुंचे थे, तो वहां पर वाटर कैनन से लेकर लाठी चार्ज होने तक के जी, और टीयर गैस भी यूज हो रहा है। तो ये इसकी कोई दो राय नहीं है कि पुलिस इस पर मतलब सख्ती से पेश आ रही है। तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेटेड मीडिया करके टैग कर दिया। अब ये मेरा पहले से ही बहुत कंप्लेंट ही था ट्विटर के खिलाफ या फिर जस्ट सोशल मीडिया इन जनरल के खिलाफ, कि आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसे प्रोपोगेंडा जब फैलाते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गए या फिर उनके जो सीनेटर्स हो गए एक्सेट्रा, उनको आप टैग करते हो, उनको आप बोलते हो कि मैनिपुलेटेड है, उनको बोलते हो आप फेक न्यूज है। और ये काफी सालों से कर रहे हैं। वो जब उनको ऐसे दिखता है कि कुछ बॉट्स जब कुछ ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर, तो वो एक्शन लेते हैं और एल्गोरिदम्स ढूंढते हैं और फिर वो बॉट्स को डिलीट करवा देते हैं। हमारे यहाँ पर तो रोज ही दिखाई देता है कि 3 ट्वीट्स आईटी सेल रोज कुछ ना कुछ ट्रेंड कराती रहती है। जी, और ये जस्टिस फॉर एसएसआर को जो मामला है, जो मुंबई पुलिस ने बोला कि कुछ 80,000 बॉट अकाउंट्स उनको मिले, तो ये ट्विटर ने क्यों नहीं किया? ये मुझे काफी बड़ा सवाल रहा है पहले से ही, कि अगर आपके पास ऑलरेडी एल्गोरिदम है, अगर आप ये ऑलरेडी एक्टिवेट कर सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, तो हमने क्या गुनाह किया भैया कि आप हमारे यहाँ के कॉपी पेस्ट वाले ट्वीट नहीं निकाल सकते और फिर ये ट्रेंडिंग में से निकाल नहीं सकते। तो इस बीच में हम लोग बस यही सोच के थोड़ा तसल्ली ले सकते हैं कि जी, जैसे फॉर एग्जांपल अतुल सर, आज ही देखिए, आज मैं ट्विटर पर था तो एक बहुत ही गंदा ट्रेंड हो रहा है कि दिलजीत दोसांझ की अम्मा हरामी है। अब ये ट्रेंड कर रहे, तो अब ये हटा नहीं सकता ट्विटर। मतलब ट्विटर तो ऐसे अनगिनत हो चुके, देश का गांधी गद्दार गांधी था। हाँ। गांधी जी जैसे, मतलब गांधी जैसे लोगों को, दिलजीत दोसांझ तो बहुत छोटे लोग हैं जी, आम लोग हैं। गांधी जैसे लोगों के खिलाफ जब होता है तब भी ट्विटर चुप रहता है और इस तरह की चीजों को बढ़ाता है, गोडसे देशभक्त हो जाता है। बिल्कुल। तो ये ट्विटर की बहुत सारी खामियां हैं, सोशल मीडिया की तमाम खामियों का रिफ्लेक्शन है। लेकिन यही है कि इनको अपनी नीतियों में वो दोहरापन नहीं रखना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड के लिए कुछ और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए कुछ। इसमें एक साफ साफ नीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये सब सोशल मीडिया का इफेक्ट लोगों पर हो रहा है। अभी न्यूज चैनल्स हमारे बस ट्वीट्स ही दिखाते हैं, बेसिकली उनको कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग तो करना है नहीं, पर वो क्या करते हैं कि ट्विटर से कोई ओपिनियन उठा लेते हैं और वो छाप देते हैं। तो फिर मतलब ऐसे नहीं है कि ट्विटर पे इतना लिमिटेड पॉपुलेशन है उन तक ही पहुंच रहा है, पर ये न्यूज चैनल इसको एम्पलीफाई भी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, हमारे डेमोक्रेसी पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और इसकी वजह से ट्विटर को ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, फेसबुक को भी होना चाहिए, सबको, यूट्यूब से लेके सबको ये थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए और थोड़े से टूल्स लाने चाहिए जिससे हमको सही जानकारी मिल पाए। बिल्कुल। समय का थोड़ा अभाव है, अब हम आज की चर्चा को यहीं पर रोकेंगे। उससे पहले हम रिकमेंडेशन का जो राउंड है उसको पूरा करेंगे। तो मेघनाथ, आपका रिकमेंडेशन इस हफ्ते क्या होगा हमारे श्रोताओं के लिए? जी, मेरे काफी रिकमेंडेशन सर न्यूज लॉन्ड्री से लेकर। एक तो बसंत ने ऑलरेडी दे दिए 2 इंटरव्यूज, बलबीर सिंह राजेवाल जी का और जगजीत सिंह जी का। उनका जरूर देखिए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आपको आज जो न्यूज दिख रही है, जो नेशनल गोदी मीडिया जो बोलते हैं वो दिखा रहे हैं, वो बस प्रोपोगेंडा है। आपको कोई इंफॉर्मेशन देने की कोशिश भी नहीं कर रहे अभी, पर हमारी यही कोशिश रही है कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। और मैं श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि ये भी एक सही बात है कि आप अगर फार्मर्स के जो विचार है वो बिना क्वेश्चन किए अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी जर्नलिज्म नहीं है। आपको ढंग से उनसे क्वेश्चंस पूछना चाहिए कि आपके डिमांड्स क्या है, ये क्यों रीजनेबल या अनरीजनेबल है। तो ये निधि और बसंत ने बहुत अच्छे से काम किया है और हमने उस पर बहुत स्टडी किया था ये इंटरव्यू लेने से पहले, कि हम शार्प क्वेश्चंस पूछ पाए उनको। ये एक है। दूसरा है कि मैंने एक एक्सप्लेनर किया है यूएपीए पर, वो जरूर देखिए कि यूएपीए जो इस्तेमाल किया गया है भीमा कोरेगांव केस में या फिर दिल्ली राइट्स के केस में या फिर वो सिद्दीक कप्पन जो जर्नलिस्ट है उनके खिलाफ, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो एक मजे की बात देखिए, मैं जब डिबेट्स पढ़ रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी
उन्होंने बहुत बड़ा ऑपोजिशन दिया था इसका, तो वो मैंने वीडियो में कवर किया, पूरा हिस्ट्री है कैसे अमेंड किया और कैसे एंटी टेरर लॉ बनकर इसका मिसयूज हो रहा है, वो जरूर देखिए। और 2 रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन हो रहा है बट चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने 2 एपिसोड्स किए थे, मेरा जो सीरीज था उसमें एक लैंग्वेजेस पर था और एक था फ्री स्पीच पर, तो मैं वो दोनों रेकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो भी हो रहा है फ्री स्पीच को लेकर और ये जो हमने अभी लैंग्वेज के बारे में, रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात की उसके लेकर, तो आपको अगर आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपको थोड़ा ओपिनियन बनाना है, तो वो जरूर देखिए। और आखिरी में मैं एक गेम रेकमेंड करना चाहूंगा, मैंने अभी खेलना शुरू किया है, यूनिवर्सिम नाम का एक गेम है, पुराना गेम है पर इसमें बेसिकली एक बहुत ही प्यारा गेम है जिसमें आप भगवान होते हो और आपको एक प्लैनेट दिया जाता है और आपको उस पर एक पॉपुलेशन बढ़ानी है और उनको थोड़ा सा एनकरेज करना है कि वो रिप्रोड्यूस करे और फिर एक सोसाइटी बनाए। तो बहुत ही मजेदार गेम है, वो जरूर चेकआउट कीजिए। शार्दुल, आपका रिकमेंडेशन क्या है इस हफ्ते? 2 रिकमेंडेशन हैं। पहला है, एक नई डॉक्यूमेंट्री आई थी 2020 में ही की है, माय ऑक्टोपस टीचर। हमने आज प्रकृति की बात की, तो मतलब दक्षिण अफ्रीकी फिल्म मेकर क्रेग फॉस्टर ने बनाई है और इंसान कभी किसी वाइल्ड ऑक्टोपस के इतना करीब नहीं गया, और आप देखिए कि कैसे नेचर इंटरडिपेंडेंट है। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है माय ऑक्टोपस टीचर। और दूसरा भी मैं आज प्रकृति वाला ही दूंगा, ये 2015 में आई थी डॉक्यूमेंट्री, इसका नाम है टुमारो, कि आप जलवायु परिवर्तन का एक अच्छे तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से कैसे सामना कर सकते हैं। सारे रिकमेंडेशन चुरा लिए गए आज। तो मेरा रिकमेंडेशन इस हफ्ते, एक तो वो जो रिपोर्ट्स ग्राउंड से की हैं बसंत और निधि ने, उनको जरूर पढ़ें। वीडियोस, बहुत सारे इंटरव्यूज जिनका जिक्र किया गया उनको देखें। और इसके अलावा एक किताब है जो कि नेशनलिज्म, और इसकी बहुत बात हुई है शुरुआत में कि कौन देशभक्त और कौन गद्दार, और ये हालांकि गद्दार जैसा कुछ होता नहीं है, वो जो होता है वो असल में उस देश की सरकार से विद्रोह या विरोध होता है, तो उसको राजद्रोह कह सकते हैं आप, देशद्रोह नहीं, व्यक्ति से नहीं होता। तो इन्हीं तमाम चीजों के इर्द गिर्द जो एक बड़े इतिहासकार हैं इरफान हबीब, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमेरिट्स हैं, तो उनकी किताब का हिंदी में आया है अनुवाद, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म के इर्द गिर्द पूरी व्याख्या करती है ये किताब। जो नेशनलिज्म का नया रूप जब कॉलोनियल दौर में खत्म हो रही थी और आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस दौर में जो आकार लिया, तो उस पर काफ़ी अच्छी किताब थी। पहली बार हिंदी में आई है, वाणी प्रकाशन ने इसको पब्लिश किया है। रमेश रावत इसके अनुवादक हैं। काफ़ी अच्छा अनुवाद है और ज़्यादा बड़ी भी किताब नहीं है, 170-72 पन्नों की ये किताब है, और नेशनलिज्म की अवधारणा के बारे में बहुत दिलचस्प तरीके से भारतीय जो आज़ादी का आंदोलन था उससे जोड़ते हुए चीज़ों को समझाने की कोशिश करती है। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे। मेघनाद और तमाम जो हमारे साथ जुड़े मेहमान थे, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और जानकारी अपने श्रोताओं को देना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को पता है हमारी न्यूज़ लॉन्ड्री की नई वेबसाइट अब शुरू हो गई है। उसके साथ ही साथ हमारा न्यूज़ लॉन्ड्री का अपना एक नया पॉडकास्ट प्लेयर भी है उस पर, जिस पर जाकर आप हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के तमाम पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। उसमें एनएल चर्चा है, एनएल हफ्ता है, रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर है, द ऑफुल एंड ऑसम है, ये सारे के सारे पॉडकास्ट वहां पर आप सुन सकते हैं। तो हमारे पॉडकास्ट प्लेयर को जरूर एक बार ट्राई करें, देखें, सुने। लोगों को जो थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे कर सकते, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको राइट साइड में एक माइक आइकॉन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारा पॉडकास्ट प्लेयर खुल जाएगा। तो वहां पर आप हमारे फीचर्स भी देख सकते हैं, जिसमें डाउनलोड कर सकते हैं आप एपिसोड्स, स्पीड बढ़ा सकते हैं, और हम टाइम कोड्स भी डालते हैं कि डिस्कशन कब चेंज हुआ उस पर, तो वो भी हम डालते हैं, तो वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। और मैं श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि प्लीज हमको ईमेल करते जाइए contact@newslaundry.com पर। सब्जेक्ट में आप NL चर्चा लिख सकते हैं, वो हम तक ईमेल पहुंच जाएंगे। और आप यूट्यूब पर जो कमेंट छोड़ते हैं वो हम सब पढ़ते हैं और बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। तो प्लीज आप एक्टिवली हमारे साथ एंगेज करते रहिए, और चर्चा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।